एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना JRF। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। यूनिट है अपनी 10th यानी कि इकोलॉजी और पेपर है जून 2023 शिफ्ट 1। इसी पेपर का जो पार्ट बी में क्वेश्चन आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम द इकोलॉजी, और आज की क्लास में हम पार्ट सी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने जो पार्ट बी का वीडियो अपलोड हुआ है वो देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इकोलॉजी PYQs के नाम से, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप कर सकते हैं, जो कि अपना सपना JRF के नाम से है। अपना सपना JRF के नाम से है, इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो सारी PDF आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप अगर PDF को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर से ज्वाइन करें। चलिए तो बढ़ते हैं अपनी क्लास पर, अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ID है 119 और क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली लिस्ट इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एवरेज वर्ल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्शंस इन बिलियन किलो कैलोरी पर ईयर। यानी यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन में दिया है कि आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड यानी पूरा ग्लोबली अगर देखा जाए तो जो इकोसिस्टम्स अलग अलग होते हैं उनमें जो NPP होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसको आपको डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो बेसिकली NPP क्या होता है, जो भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उन सब में जो फॉर्मेशन हुई है, जो भी नया बायोमास ऐड हुआ है, उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जितना भी लॉस हुआ है उस पूरे टाइम में जिसमें हम कंसिडर कर रहे हैं, जितना भी लॉस हुआ है उसको हम R से लिखते हैं, और फाइनली हमें जो मिलता है उसको NPP हम बोलते हैं, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इसी के बिहाफ पर आपको बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि कौन कौन से इकोसिस्टम में कितना NPP होता है। तो इसके लिए एक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, उसको ध्यान से समझिए, और इसी के बिहाफ पर हम अपना क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे इकोसिस्टम के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर सारे लैंड वाले इकोसिस्टम है और यहाँ पर मैरीन यानी जो एक्वेटिक या फिर पानी वाला जो इकोसिस्टम है उसके बारे में बताया है। तो आप देख सकते हैं इस वाले कॉलम में आपको एरिया दिया है कि जैसे अगर बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कितने एरिया तक फैला हुआ है वो आपको इस कॉलम में दिया है, सभी के बारे में जितने भी इकोसिस्टम यहाँ लिखे हैं। इसके बाद उनका जो NPP है पर यूनिट एरिया वो यहाँ पर दिया हुआ है, और अगर बात करें इनके मीन बायोमास की पर यूनिट एरिया वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हमें NPP कैलकुलेट करना है तो यहाँ आपको NPP दिया है और जितना भी एरिया है उससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये NPP है और ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है, और कितना एरिया है वो यहाँ लिखा है। तो जितना भी NPP है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पोर्शन से, तो फाइनली आपका निकल जाएगा कि उस इकोसिस्टम का NPP कितना है। तो यहाँ अगर हम केवल NPP देखते हैं तो हम पाएंगे कि किसी का 2000 है, 1300 है, 1200 है, इस तरीके से। लेकिन केवल इसके बिहाफ पर डिसाइड नहीं करना है कि NPP किसका ज़्यादा है किसका कम है, हमें एरिया भी देखना है। अब मानो ओपन ओशन जो यहाँ पर दिया है, ये ओपन ओशन दिया हुआ है, तो इसमें बताया है कि इनका जो NPP है वो 127 है। तो देखकर लगेगा कि बिल्कुल ही कम है, लेकिन अगर आप देखें इसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है। सभी इकोसिस्टम में सबसे दूर तक जो फैला हुआ है वो ओपन ओशन होते हैं। तो बेसिकली जो NPP है जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके एरिया से तो ये सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको देखना है और अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ओपन ओशन है उसका सबसे ज़्यादा NPP होता है। तो हमारा आंसर या तो 2 हो सकता है या 4, फर्स्ट नहीं होगा और थर्ड नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद बात करें, फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर आता है नर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट, और लास्ट में आती हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज क्या होती हैं, जहाँ पर फ्रेश वाटर और जो मैरीन वाटर होते हैं वो जब मिक्स होते हैं वो वाला पार्ट जो है उसको एस्चुरीज बोलते हैं। तो वहाँ पर अगर हम इन चारों में कंपेयर करें, हालांकि हो सकता है एस्चुरीज से नीचे भी बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के बिहाफ पर देखा जाए तो ओपन ओशन है, फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, नर्दर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, एंड देन एस्चुरीज है।
तो अपना आंसर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये टेबल में भी जो थोड़े इंपॉर्टेंट, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे कि एस्चरीज हैं, जैसे कि ओपन ओशन है, और सवानाज हैं, और यहीं पर टेम्परेट ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, और स्वैम्प एंड मार्श हैं। इनके बारे में आप एक बार ज़रूर से देखें, और डेजर्ट हो जाएगा। तो ये लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं और उनको याद भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 125 दिया है, द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड एरिया of distribution is given by the following equation, that is S is equal to C a to the power Z, where S is the number of species on an island or isolated patch and A is the area of the habitat and C and Z are the constant. The following are a set of statement pertaining to the value of Z. जो एरिया है और स्पीसीज का जो रिलेशनशिप है वो एक इक्वेशन से डिफाइन किया जाता है, जो कि है S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। यहाँ S क्या है, C क्या है, A क्या है, Z क्या है, वो आपको बता दिया गया है। और यहाँ जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं वो Z के बारे में है। आपको बताना है कौन सी बात, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। तो पहले जानेंगे कि जो स्पीसीज और एरिया रिलेशनशिप है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो, बेसिकली इस रिलेशन में कहा गया है कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे ही स्पीसीज का नंबर बढ़ता चला जाता है, बट एक सर्टेन लिमिट तक। एक लिमिट के बाद वो चीज़ें कांस्टेंट हो जाती है, फिर स्पीसीज का नंबर नहीं बढ़ता है। तो देखो यहाँ लिखा है स्पीसीज एरिया कर्व, और ये चीज़ें हम कैसे डिफाइन करते हैं, कर्व को दिखा के बताते हैं कि देखो ऐसे एरिया बढ़ रहा है तो स्पीसीज भी बढ़ रही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो गया है, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज एरिया कर्व। is a graph that shows the relationship between the number of species found in a habitat and the area of that habitat. ये कर्व हमें किसके बारे में बताता है, हैबिटेट के बारे में, यानी कि उस हैबिटेट का एरिया कितना है और उस एरिया में स्पीसीज कितनी है। द कर्व इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग द नंबर ऑफ स्पीसीज अगेंस्ट द एरिया। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, एक जर्मन के नेचुरलिस्ट थे एंड जियोग्राफर अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट observed that within a region species richness increased with increasing the explored area but only up to a limit। यानी आप अगर एरिया को एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में ये होगा कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे, जितना आप चलते चले जाएंगे, देखते चले जाएंगे, उतने ही आपको नई नई स्पीसीज मिलती रहेंगी। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि वो चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, फिर आप एरिया बढ़ता रहेगा, आप चलते रहेंगे, लेकिन जो पहले आपको स्पीसीज दिखी हैं वो ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, कोई नई स्पीसीज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बताया गया था बाय अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट के थ्रू। अब दैट इज रिप्रेजेंटेड, और इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है एक कर्व से जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, विच रिप्रेजेंट द इक्वेशन। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट भी करता है जो हमें क्वेश्चन में भी दिया गया है, दैट इज S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड, जहाँ पर S से मतलब होता है कि स्पीसीज की रिचनेस कितनी है, A से मतलब होता है कि एरिया कितना है, और C इज अ कांस्टेंट एंड Z इज द स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको रिग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। आप इस इक्वेशन को देखें और ग्राफ को देखें, तो ये जो ब्लू वाला है ये है हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो क्या इंडिकेशन दे रहा है कि जैसे ही तुमने एरिया बढ़ाया तो स्पीसीज का नंबर बढ़ा है, जैसे ही एरिया बढ़ा है स्पीसीज का नंबर बढ़ा है, फिर आपने एरिया बढ़ाया तो स्पीसीज इतनी हो गई हैं, फिर एरिया बढ़ाया तो स्पीसीज इतनी हो गई हैं, फिर एरिया बढ़ाया लेकिन स्पीसीज अभी भी इतनी ही हैं, फिर एरिया बढ़ाया स्पीसीज इतनी ही हैं। यानी कि पहले तो वो इंक्रीज किया है जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, फिर आपको नई स्पीसीज नहीं मिलेंगी। फिर इसी को ही इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया, दैट इज S इज इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। लेकिन फिर हमने इस इक्वेशन को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और जब हम इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक लीनियर रिलेशन निकल के आता है। अब लॉग में कन्वर्ट करने का मोटिव क्या है, क्यों उसको लॉग में कन्वर्ट किया है? क्योंकि देखिए, हालांकि जो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट है उन्होंने कह दिया है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीसीज बढ़ेंगी,
लेकिन एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद वो सैचुरेट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप खुद सोच के देखिए, जैसे जैसे आप एरिया में बढ़ते हैं, जितना भी एरिया आप एक्सप्लोर करते हैं, हालांकि ऐसा हो सकता है कि जितना पहले स्पीसीज बढ़ रही थी इतना ना बढ़े, लेकिन ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से गलत बात हो जाएगी कि आप जितना भी एरिया बढ़ा रहे हैं आपको नई स्पीसीज मिल ही नहीं रही हैं, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं वो एक हाई डाइवर्सिटी एरिया है, यानी कि जो अर्थ है उस पर हाई डाइवर्सिटी मिलती है। तो ऐसा तो होगा ही जरूर कि जैसे ही आपने एरिया कवर किया है आपको एक स्पीसीज तो नई मिल ही जाएगी, ठीक है। हम पढ़ते हैं अबाउट द बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पर भी मिल जाते हैं। तो अगर आप एक्सट्रीम कंडीशन वाले हैबिटेट में भी जा रहे हैं तो वहाँ भी ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही आप एरिया बढ़ाएंगे तो आपको एक ना एक नई स्पीसीज तो मिल ही जाएगी। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि अगर हम ये वाला ग्राफ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ इसके बाद तो हम कितना ही एरिया बढ़ाते रहें, स्पीसीज का नंबर इतना ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट करने के लिए हमने उसको लॉग में कन्वर्ट कर लिया है और हमें मिला है ये एक लीनियर ग्राफ। ये लीनियर ग्राफ क्या कहता है, अब देखो यहाँ अगर आप इस ग्राफ को समझेंगे, लीनियर ग्राफ को, तो देखो यहाँ जैसे ही आप यहाँ गए तो स्पीसीज का नंबर बढ़ा है, फिर आप यहाँ गए स्पीसीज का नंबर बढ़ा है, फिर आगे गए फिर स्पीसीज का नंबर बढ़ा है, फिर आगे गए स्पीसीज का नंबर बढ़ा है, फिर आगे गए स्पीसीज का नंबर बढ़ा है। लेकिन यहाँ अगर मैं इस ग्राफ की बात करती हूँ, इस कर्व की बात करती हूँ, तो यहाँ तक आने के बाद कोई भी नंबर नहीं बढ़ रहा था। आप देख सकते हैं कोई भी नंबर नहीं बढ़ा था। लेकिन अगर आप ग्राफ को लीनियर रखते हैं तो अगर एरिया में एक भी स्पीसीज मिली है नई तो उसको भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इस तरीके से जब हमने कर्व को लॉग में कन्वर्ट कर लिया है तो इस इक्वेशन को भी लॉग में कन्वर्ट करेंगे एंड इट विल बी log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। तो ये तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है। बेसिकली क्वेश्चन हमसे पूछा है अबाउट दिस z, कि ये z के बारे में क्या बात सही है। तो z होता क्या है, रिग्रेशन कांस्टेंट होता है। और रिग्रेशन कांस्टेंट क्या है कि देखो अभी हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं तो एक लिमिट तक तो स्पीसीज का नंबर लगभग बराबर बढ़ेगा। जितना एरिया आपने बढ़ाया उतनी स्पीसीज बढ़ गई हैं। जैसे मानो अगर हम मानते हैं कि ये जो अपना एरिया है, पहले आप यहाँ थे तो मान लेते हैं इस एरिया को ये ए था और स्पीसीज यहाँ पर, मानो ये एरिया है, स्पीसीज एरिया है ये ए और स्पीसीज हैं एस। जैसे ही आपने आगे एरिया बढ़ाया तो एरिया हो गया 2a, स्पीसीज भी हो गई 2s, यानी कि बिल्कुल डबल बढ़ी हैं। जैसे ही आपने और एरिया बढ़ाया तो एरिया हो गया है 4a, स्पीसीज हो गई हैं 4s। तो एक लिमिट तक तो ये डबल होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप आगे एरिया बढ़ाएंगे तो एरिया आपने डबल कर दिया है, यानी 8a कर दिया है, बट स्पीसीज 4s ना होकर, मतलब 4 होना था तो कितना होगा 8 होना था, लेकिन आपने 5s ही देख पाए आप, यानी यहाँ एरिया डबल हो गया लेकिन स्पीसीज का नंबर डबल नहीं हुआ है, बट फिर भी कुछ स्पीसीज तो मिल ही रही हैं। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है स्पीसीज का नंबर एक हद तक तो हमने देखा है कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन एक टाइम के बाद वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब इतना नहीं मिल रहा जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये जो एक तरीके से रोक हुआ है, मतलब कि अगेंस्ट जो चीज़ें गई हैं कि एरिया हमने बढ़ा दिया लेकिन स्पीसीज नहीं बढ़ी हैं, तो इसी को डिफाइन करने के लिए आता है रिग्रेशन कांस्टेंट। जैसे कि नाम से इंडिकेशन है रिग्रेशन, यानी कि किसी चीज़ को अगेंस्ट जाना। तो हम एरिया बढ़ा रहे हैं लेकिन स्पीसीज नहीं बढ़ रही है, तो ये जो अगेंस्ट चीज़ें गई हैं इसी को डिफाइन करने के लिए आता है रिग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज जेड। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि अपने क्वेश्चन में क्या क्या बातें इसके बारे में दी गई हैं। फर्स्ट में लिखा है जेड वैल्यू इज टिपिकली नॉट ग्रेटर देन 0.4 अक्रॉस द ऑल इकोसिस्टम टाइप्स। हालांकि ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बात ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप नहीं इसको कर पाएंगे। तो ये बात सही है कि जितने भी इकोसिस्टम होते हैं उनके अंदर जेड की जो वैल्यू है वो 0.4 से एक्सीड नहीं होती है, तो ये बात सही है। हालांकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन भी है, अगर लार्ज कॉन्टिनेंट आप लेते हैं तो वहाँ जेड की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा एक्सीड हो सकती है, बट मोस्टली अगर देखा जाए तो जो वैल्यू है वो इतनी ही रहती है। ठीक है जी, तो ये अपनी बात सही हो जाएगी। अब देखिए बी में क्या लिखा है,
Z value is positively related to a species dispersal capability with flying and wind dispersed organism having the highest value। अभी क्वेश्चन में भी हमें दिया है कि C की और Z की जो वैल्यू होती है लगभग कांस्टेंट होती है एक इकोसिस्टम के लिए, यानी कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जा रहे हैं तो वहाँ पहले से ही डिफाइन होता है कि हाँ आप अगर एरिया बढ़ाएंगे तो इतनी स्पीसीज मिल सकती हैं, आप और एरिया बढ़ाएंगे तो इतनी स्पीसीज मिल सकती हैं। तो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम के लिए जेड की वैल्यू लगभग सेम रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा है कि वो डिपेंड कर रही है डिस्पर्जल कैपेबिलिटी पर और फ्लाइंग एंड विंड डिस्पर्स्ड ऑर्गेनिज्म पर, तो ये बात गलत हो जाएगी। सी में लिखा है कि जेड वैल्यू विच रिप्रेजेंट द स्लोप इन द रिलेशनशिप डिक्लाइंस विद एरिया स्पेशली व्हेन लार्ज लैंड मास सच एज कॉन्टिनेंट्स आर कंसीडर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि वैसे तो वैल्यू 0.4 रहती है, लेकिन अगर आप एरिया बहुत बढ़ाते हैं, जैसे कि आप बात कर रहे हैं पूरे कॉन्टिनेंट की, तो देखो कितना बड़ा लैंड हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जेड की वैल्यू जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं जेड की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे वो डिक्लाइन होगी, तो ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए डी में लिखा है द जेड वैल्यू इज द एक्सपोनेंट इन द पावर मॉडल। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो जेड आपको किस फॉर्म में मिलेगा, पावर की फॉर्म में मिलेगा, यहाँ तक बात सही है। कैन बी यूज टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ एरिया रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ गिवन प्रोपोर्शन ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंट इन एनी लैंड क्लासेस। इसमें लिखा है किसी भी एरिया में अगर आपको बताना है कि कितनी स्पीसीज वहाँ प्रेजेंट हैं तो आप जेड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने क्या पढ़ा है जेड के बारे में कि जेड ही एक तरीके से डिफाइन कर पाता है कि कोई भी एरिया है तो उसमें किस हद तक स्पीसीज बढ़ेंगी। तो यहाँ अगर मुझे बताना है स्पीसीज किसी लैंड में कितनी प्रेजेंट है तो मैं वहाँ जेड का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो ये डी ऑप्शन सही है, यानी ए सही है, डी सही है, अपना आंसर यहाँ सेकंड हो जाएगा, सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आईडी है 126। द डायग्राम बिलो डिपिक्ट द क्यूमुलेटिव फॉसिल CO2 emissions of different continent from the year 1850 to 2020 on the x-axis, यानी कि आपको x-axis पर दिया है ईयर फ्रॉम 1860 से 2020 तक, और y पर आपको दिया है कि कितना % CO2 का इमिशन हुआ है, और यहाँ कॉन्टिनेंट दिए हैं। तो इस कॉन्टिनेंट में आपको बताना है कि ए कौन सा कॉन्टिनेंट होगा, बी कौन सा होगा, सी कौन सा होगा, डी कौन सा होगा। तो बेसिकली CO2 इमिशन आपको देखना है कि किसमें सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इसके लिए एक डेटा मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगी, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो भी ग्राफ आपको दिया है ये 1750 से लेकर के 2022 तक है, और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चन में, चीज़ें यहाँ से दी गई हैं और लगभग यहाँ तक हैं। तो आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि US जो है, जिसको हम नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा CO2 का इमिशन हुआ है इन ईयर्स के दौरान। कितना हुआ है आप देख सकते हैं, 400 बिलियन, ठीक है। आप आगे देखिएगा, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आए हैं वो है यूरोपियन यूनियन, यूरोप आया है सेकंड नंबर पर CO2 को इमिट करने के मामले में। उसके बाद थर्ड में आया है चाइना, उसके बाद आप और नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम है, फिर इंडिया है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है और ब्राज़ील है। तो साउथ अफ्रीका में सबसे कम होता है, ब्राज़ील में उससे भी कम हुआ है, इंडिया में ये 4th नंबर पर है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन में बताना था। तो एक बार अगर ग्राफ को देखा जाए तो जिसमें जितना ज़्यादा एरिया कवर हुआ है इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा CO2 का वहाँ इमिशन हुआ है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एरिया कवर हुआ है ए में, यानी ए को हम बोलेंगे कि ये नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि US या फिर नॉर्थ अमेरिका है। यहीं पर अगर डी की बात किया तो सेकंड नंबर पर डी है, और सेकंड पर क्या हमने पढ़ा है कि यूरोप आता है, ठीक है। और सबसे कम यहाँ पर बी है। तो अपने ऑप्शन में अगर देखा जाए ब्राज़ील तो है नहीं, क्योंकि हमने ग्राफ में पढ़ा है ब्राज़ील सबसे नीचे है, ब्राज़ील तो है नहीं, तो अफ्रीका हम ले सकते हैं क्योंकि ब्राज़ील से ऊपर ही तुरंत अफ्रीका के बारे में था। तो यानी बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर अफ्रीका हो जाएगा। चलो एक बार मैच कर लेते हैं। ए पर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, बी पर है अफ्रीका,
डी पर है यूरोप, सी पर हो जाएगा एशिया। तो अपना आंसर विल बी 1। ठीक है जी। तो आप इन बाकी ये जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में भी जान सकते हैं, याद कर सकते हैं। हो सकता है अगली बार यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं 127, क्वेश्चन नंबर 127। गिवन बिलो आर अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट मेटा पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड हैबिटेट कंजर्वेशन। के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। पहले जानेंगे मेटा पॉपुलेशन क्या होता है। अगर आपके पास एक बड़ा सा हैबिटेट आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा हैबिटेट आपने देखा है, यहाँ से अगर कुछ पॉपुलेशन अलग हो जाती है, पैच बन जाता है, यानी कि या तो वो बिल्कुल ही अलग हो गई है ऐसे, ठीक है, और फिर भी यानी वो अलग तो हो गई है लेकिन फिर भी इसमें थोड़े बहुत कनेक्शन यहाँ प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आइसोलेट हो गई है, यहाँ पर चीज़ें अभी भी थोड़ा बहुत माइग्रेशन चल रहा है कि यहाँ के ऑर्गेनिज्म मेटिंग के लिए यहाँ आ गए हैं या फिर यहाँ के यहाँ चले गए हैं, थोड़ा फूड रिसोर्सेज का भी एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर थोड़ा बहुत कनेक्शन अभी भी है तो उसको हम मेटा पॉपुलेशन कहेंगे। तो ये मेन लैंड हो जाएगी जो कि मेन है, और ये इसका सब पार्ट हो जाएगा, मेन लैंड का ये सब पार्ट हो जाएगा। अ मेटा पॉपुलेशन इज अ पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशंस। इस पॉपुलेशंस का एक पॉपुलेशन है, इस ग्रुप का एक ग्रुप है, दैट इज मेड अप ऑफ द सेम स्पीसीज विच इंटरेक्ट एट द सेम लेवल। मतलब जो स्पीसीज यहाँ पर हैं वही तो यहीं पर माइग्रेट हुई हैं और कुछ लेवल तक वो इंटरकनेक्टेड भी हैं, कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नहीं है बट कुछ हद तक वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसी के रिगार्ड में यहाँ कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई हैं। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, द साइज ऑफ सुटेबल पैच आर इम्पोर्टेंट बिकॉज डेमोग्राफिक स्टोकेस्टिसिटी कैन लीड टू एक्सटिंक्शन स्पेशली इन ऑर्गेनिज्म विद लो रिप्रोडक्टिव आउटपुट। इसमें कहा है कि ये जो मेटा पॉपुलेशन बना है, एक मिनट, ओके, कहा है कि ये जो नया पैच बना है इसका साइज ठीक ठाक होना चाहिए, और उस केस में तो जरूर होना चाहिए अगर ये इसके पास रिप्रोडक्टिव आउटपुट काफ़ी लो है, यानी जो स्पीसीज यहाँ आ गई हैं अगर वो अपने आप को यहाँ स्टेबल रखना चाहती हैं, काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहती हैं, लेकिन उसका रिप्रोडक्टिव जो आउटपुट है वो काफ़ी लो है, यानी जो स्पीसीज यहाँ आई हैं वो उतना रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं, तो उसका साइज बड़ा होना ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये एक मेन पॉपुलेशन से अलग हो गई हैं, तो सेम रिसोर्सेज यहाँ के इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो इनका साइज बड़ा होना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सटिंक्ट होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है कि साइज ऑफ सुटेबल पैच आर इम्पोर्टेंट। जो पैच बना है, ये जो अलग ग्रुप निकला है, उसका साइज बहुत ज़रूरी है। अगर क्योंकि डेमोग्राफिक स्टोकेसिटी का मतलब होता है रैंडमनेस ज़्यादा होना, कैन लीड टू द एक्सटिंक्शन। अगर वहाँ पैच का जो साइज है वो सुटेबल नहीं है और वहाँ पर रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। तो ये बात अपनी सही है। बी में लिखा है, इन द इंसिडेंस फंक्शन मॉडल द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ लोकल पॉपुलेशंस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द हैबिटेट पैच एरिया and the colonization probability is a function of patch isolation from existing local population। इसमें लिखा है कि जो एक्सटिंक्शन रिस्क है लोकल पॉपुलेशन का वो इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे उसका हैबिटेट पैच एरिया इंक्रीज होता है। आपने पढ़ा होगा हमेशा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है स्पीसीज बढ़ती हैं, तो अगर एरिया बढ़ रहा है तो वहाँ पर रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, रिसोर्स बढ़ रहे हैं तो जो स्पीसीज वहाँ रह रही हैं उनमें कंपटीशन कम होगा, सर्वाइव करने का रेट बढ़ेगा, रिप्रोडक्शन करने का रेट बढ़ेगा, तो एक्सटिंक्शन के रेट भी तो कम हो जाएंगे। एक्सटिंक्शन कब होता है? जब स्पीसीज का नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर एरिया बढ़ रहा है और रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो वहाँ स्पीसीज का नंबर भी बढ़ेगा और एक्सटिंक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है जो रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का वो भी बढ़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। सी में लिखा है, फ्रॉम द कंजर्वेशन प्रोस्पेक्टिव
prospective large number of suitable patch are not sufficient if distance are too large, preventing the recolonization and the rescue effect. इसमें लिखा है कि अगर जो पैच बना है, ये जो पैच बना है, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा है, इस वाले स्टेटमेंट में, कि अगर पॉपुलेशन को एक्सटिंक्ट नहीं होना है तो उसे अपना जो पैच का साइज है उसको सुटेबल रखना पड़ेगा, यानी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि पैच का एरिया बढ़ जाए यही काफ़ी नहीं है, साथ में और भी चीज़ें होनी चाहिए, डिस्टेंस भी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेन आइलैंड तो यहाँ पर है, जो पैच है वो यहाँ बन गया है, तो अगर यहाँ पर कोई दिक्कत भी आएगी तो उसको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि ये मान लेते हैं कि ये अलग हो गया है, साइज भी इसने काफ़ी बढ़ा लिया है, लेकिन केवल साइज बढ़ाने से काम नहीं चलेगा। अगर उसको एक्सटिंक्ट नहीं होना है तो इसके पास कुछ ऐसे कनेक्शन होने चाहिए मेन लैंड से कि अगर थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ आ भी जाती है तो यहाँ से रेस्क्यू इफेक्ट उसको मिल सके। ऐसी बात लिखी है थर्ड में कि फ्रॉम द कंजर्वेशन पर्सपेक्टिव लार्ज नंबर ऑफ सुटेबल पैच आर नॉट सफिशिएंट इफ डिस्टेंस आर टू लार्ज। ये सफिशिएंट नहीं रहेगा अगर डिस्टेंस काफ़ी लार्ज है, वहाँ पर जो कॉलोनाइजेशन है वो भी नहीं हो रहा है और कोई रेस्क्यू इफेक्ट भी नहीं है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। डी में लिखा है टू मिनिमाइज द एक्सटिंक्शन रिस्क देयर शुड बी एज लो अ वेरिएंस इन लोकल पैच क्वालिटी एज पॉसिबल टू अलाउ फॉर सिंक्रोनस डायनेमिक्स। इसमें लिखा है कि अगर हमें एक्सटिंक्शन का जो रिस्क है उसको बहुत कम करना है, मिनिमाइज करना है, तो जो लोकल पैच की क्वालिटी है उसमें कम वेरिएंस होना चाहिए। देखो वेरिएंस का मतलब क्या है कि हमने मीन लिया है, मानो जितने भी वहाँ पॉपुलेशन है, जितना भी वैरायटी है उसका मीन लिया है, अगर वैल्यू मीन से गड़बड़ होती है तो उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि अगर कोई भी लोकल पैच है तो उसमें अगर एक्सटिंक्शन रेट हमें कम करना है तो उसकी जो क्वालिटी है वो लो होनी चाहिए, तो उसकी क्वालिटी में जो वेरिएंस है वो कम से कम होना चाहिए। तो ये बात गलत है क्योंकि जो भी कोई पॉपुलेशन है उसमें जितना ज़्यादा वैरायटी होगी, जितना ज़्यादा स्पीसीज़ का नंबर होगा, वैरायटी होगी, उतना ही ज़्यादा चांस है कि वहाँ पर एक्सटिंक्शन का रेट कम हो जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि अगर एक्सटिंक्शन कम करना है तो जो वेरिएंस है वो कम से कम होना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल गलत है, अपना डी गलत हो जाएगा। तो सही आया है ए और सी, यानी आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आईडी है 128। Ecologists examine the role of competition for below ground resources in the dispersion pattern of trees in the acacia savannas of South Africa. The figure below depicts the result of their studies. In case all the parameters were constant, select the option that best represent the dispersion pattern for population labeled A and B in the group above. यहाँ आपको एक डायग्राम, ये ग्राफ दिया हुआ है, A के बारे में पूछा है और B के बारे में पूछा है कि A और B जो हैं उनमें कैसा डिस्पर्जन पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो डिस्पर्जन पैटर्न जो है तीन टाइप के होते हैं, एक रेगुलर, रैंडम और क्लम्प्ड। जो रेगुलर होता है उसको यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। क्लम्प में क्या होता है कि स्पीसीज बिल्कुल ऐसे आपस में प्रेजेंट है, आसपास प्रेजेंट है। रैंडम में क्या होता है, कहीं पर क्लम्प की फॉर्म में है, कहीं पर अकेले हैं, तो बिल्कुल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं पर जिसको जगह मिल रही है वो अपने आप को डिस्पर्स कर रहा है। जबकि यूनिफॉर्म में क्या होता है कि चीज़ें बिल्कुल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती हैं, डिस्टेंस पर प्रेजेंट होती है, उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो बेसिकली इस ग्राफ में आई थिंक कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, लेकिन फिर भी जितना भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके बिहाफ पर हम चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। आप पाएंगे कि जो ए वाला है इसके आसपास कोई नहीं दिखाई दिया है, इतना है, और बी के पास भी जो क्लम्प वाली बात, अगर यहाँ इस पॉइंट के बारे में पूछता तो हम साफ साफ बोल सकते थे कि ये क्लम्प हो जाएगा। लेकिन बी और ए की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग प्रेजेंट हैं। और अगर आप किसी यूनिफॉर्म डिस्पर्जन पैटर्न को देखेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि चीज़ें काफ़ी दूर दूर होती हैं और एक फिक्स पैटर्न पर होती हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ ए भी और बी भी दोनों रेगुलर होने चाहिए। ठीक है, डिस्पर्जन जो पैटर्न है वो तीन टाइप के हमने देख लिया। क्लम्प में क्या होता है कि पास पास में है,
तो हमें पता है कि ए के पास आसपास कोई नहीं है, बी के आसपास कोई नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये क्लम्प तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें रैंडम की, तो कहीं पर हो सकते हैं, कहीं पर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ भी ए बिल्कुल अलग है, ए बी बिल्कुल अलग है, तो एक तरीके से रैंडम भी हो सकते हैं, क्योंकि रैंडम में क्या है कि पास में भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि इस ग्राफ में हमें ये पॉइंट दे दिया हो और ये पॉइंट दे दिया हो, तो भी तो ये रैंडम हो सकता है। लेकिन अगेन इस ग्राफ में चीज़ें और अच्छे से मेंशन नहीं की गई हैं, तो यहाँ आंसर आपको रेगुलर और रेगुलर दिया गया है। ठीक है, और अगर हम रैंडम भी मान के चलें, थोड़ा सा अगर ऑप्शन को भी देखा जाए तो उस हिसाब से भी रेगुलर रेगुलर ही आंसर आएगा, क्योंकि अगर मैं ए को और बी को रैंडम मान रही हूँ तो किसी भी ऑप्शन में ए में और बी में दोनों में रैंडम नहीं दिया है, तो अपने पास आंसर बचा है द रेगुलर वन। फोर्थ विल बी द आंसर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आईडी है 129। Four different plant communities that consist of the same number of species were taken up for a species diversity study. The following table represents some of the outcome. Select the correct statement about the evenness of the above communities. तो अगर हम स्पीसीज की डाइवर्सिटी की बात करते हैं, अगर किसी भी एरिया में मुझे स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखनी है, तो दो फैक्टर ऐड किए जाते हैं, स्पीसीज का रिचनेस एंड स्पीसीज का इवननेस। रिचनेस में आता है कि हाउ मेनी स्पीसीज आर प्रेजेंट, यानी कि स्पीसीज का नंबर कितना है, ये होता है स्पीसीज रिचनेस। अगर मैं आपको दो एरिया देती हूँ ए और बी, और कहा है कि ए में 5 स्पीसीज हैं और बी में 10 हैं, तो ऑलरेडी हम बोल सकते हैं साफ साफ कि बी की डाइवर्सिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दोनों ही एरिया में 5-5 स्पीसीज हैं, तो ये पॉइंट के हिसाब से तो हम नहीं बता पाएंगे। फिर आता है अबाउट द इवननेस। इवननेस का मतलब होता है कि किसी एरिया में जो स्पीसीज का नंबर तो हमने बता दिया कि 5 स्पीसीज हैं, अब उन स्पीसीज की भी जो पॉपुलेशन है वो किस तरीके से प्रेजेंट है, यानी कि ऐसा नहीं कि जो ए स्पीसीज है उसके तो 100 ऑर्गेनिज्म है और कोई 20 स्पीसीज है उसका एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो ये इवननेस नहीं है। इवननेस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं सारे ऑर्गेनिज्म। तो अगर इवननेस ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी भी ज़्यादा मानी जाती है। अब यहाँ पर जो सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू होती है ये आपको कैलकुलेट करके दे रखी है। ये जो सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स की वैल्यू होती है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीसीज इवननेस, या फिर बोल सकते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। और अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसका मतलब कि स्पीसीज का इवननेस भी तो ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने कहा है कि इवननेस अगर ज़्यादा है तो डाइवर्सिटी ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है यानी डाइवर्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है यानी कि इवननेस ज़्यादा है। और एक और वैल्यू होती है, दिस इज कॉल्ड सिम्पसन इंडेक्स वैल्यू। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डाइवर्सिटी की। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में सिम्पसन रेसिप्रोकल इंडेक्स वैल्यू दी है या सिम्पसन इंडेक्स वैल्यू दी है। अगर ये वैल्यू दी है तो आप इनवर्स लेकर के चलेंगे, अगर ये दिया तो डायरेक्ट लेके चलेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि इवननेस के बिहाफ पर कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो कम्युनिटी ए है, बी है, सी है, डी है। जिस भी कम्युनिटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी यानी वहाँ पर स्पीसीज का डाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा है, यानी इवननेस सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, यानी बी ऐसी कम्युनिटी है जिसमें स्पीसीज का डाइवर्सिटी एज वेल एज इवननेस सबसे ज़्यादा है। तो बी सबसे ज़्यादा आएगा, उसके बाद ए आएगा, इसके बाद आएगा डी, इसके बाद सी। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है कि बी सबसे ज़्यादा, फिर ए, फिर डी, फिर सी रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन द इवननेस ऑफ द कम्युनिटीज़। तो आंसर अपना सेकंड हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, क्वेश्चन आईडी है 130। अ फूड चेन इन्वॉल्विंग स्पैरटिना, अब एक प्लांट है, अ मार्श periwinkle snail, the blue crab and unknown fungus was identified in a Spharentina dominated salt marsh in North America. A study involved control and crab exclusion experiment revealed. फिर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए जिसमें कंट्रोल रखा गया एंड क्रैब एक्सक्लूजन एक्सपेरिमेंट दिए गए। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जो 4 फैक्टर हमें दिए हैं कौन कौन है, एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर लेती हूँ।
देखिए यहाँ पर हमें 4 फैक्टर दिए गए हैं अपने क्वेश्चन में। एक प्लांट की बात की गई है, स्नेल की बात की गई है, क्रैब की बात की गई है और फंगस की बात की गई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किसके बीच में कैसा रिलेशन है, किस किस के बीच में, फंगस स्नेल के बीच में कैसा रिलेशन है और स्पेरेंटिना और क्रैब के बीच में कैसा रिलेशन है। जो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं वो एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर दी गई हैं। एक्सपेरिमेंट 2 टाइप के किए हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जिसमें इन चारों को रखा गया है, और एक क्रैब एक्सक्लूजन एक्सपेरिमेंट, यानी ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें क्रैब को निकाल दिया गया है, मतलब बाकी तीनों हैं बट क्रैब नहीं है। तो देखिएगा फर्स्ट में क्या लिखा है, केवल ई स्टेटमेंट ऐसा दिया है जिसमें कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की बात की है, यानी बाकी सारे कैसे हैं, क्रैब एक्सक्लूजन एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में लिखा है रेडुलेशंस, यानी कि स्क्रैप मार्क्स ऑन द लीफ सरफेस। मानो ये प्लांट है स्पेरेंटिना और इसकी ये लीफ है। देखा गया है कि लीफ पर स्नेल ने कुछ मार्क्स बना दिए हैं। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्नेल फिकस, फंजाई एंड डेड प्लांट टिश्यूज। यानी इस बात से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि लीफ है, लीफ पर हमें कुछ मार्क्स दिखाई दिए हैं। मान लेते हैं ये कुछ ऐसे हमें मार्क्स दिखाई दिए हैं और कहा है कि ये जो स्क्रैच बने हैं ये स्नेल ने बनाए हैं, और इसी पार्ट में हम देख रहे हैं कि स्नेल का फीकस भी है, फंगाई भी है और डेड प्लांट टिश्यू भी है। यानी हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि स्नेल ये जो प्लांट का या फिर लीफ का पार्ट है इस पर मार्क करता है। जैसे ये मार्क करता है तो वहाँ के प्लांट के जो टिश्यू हैं वो इंजरिड हो जाते हैं, यानी कि वे एक तरीके से ओपन अप हो जाते हैं। जैसे वो ओपन अप होते हैं तो फंगाई वहाँ पर आकर के अपना इन्फेक्शन कर देती है और डेड, मतलब जो प्लांट का सेल है या फिर जो प्लांट का वो पार्ट है वो डेड हो जाता है। क्योंकि लिखा है कि ये जो मार्क है वहाँ हमें क्या मिला है, स्नेल का फिकस, यानी स्नेल यहाँ था, साथ में फंगाई मिली हैं और डेड प्लांट टिश्यूज मिले हैं। यानी पहले स्नेल आया होगा, उसने मार्क किया होगा, फिर उसके पीछे पीछे फंगस ने आकर के इन्फेक्शन कर दिया होगा जिससे प्लांट की डेथ हो गई होगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्नेल और जो फंगस है उनके बीच में तो पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव इन द सेंस कि एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं बल्कि फ़ायदा कर रहे हैं। स्नेल की वजह से फंगस अपना एसोसिएशन कर रही है। ठीक है, आगे देखो। द फंगस वर प्रेजेंट ओनली एट द रेडुलेशंस, यानी कि जहाँ पर ये मार्क हैं केवल वहीं पर फंगस मिल रही है, क्योंकि वहीं पर फंगस को इन्फेक्शन करने में आसानी हो रही है। तो अगेन ये पॉइंट भी हमें क्या बताता है, स्नेल और फंगस के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा, थर्ड में क्या लिखा है, द डेंसिटी ऑफ द रेडुलेशंस इंक्रीज विद हाइयर स्नेल डेंसिटीज। अगर स्नेल की डेंसिटीज बढ़ रही हैं तो वहां पर ये मार्क भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो और बात याद रखना कि यहाँ पर क्रैब नहीं है, यहाँ क्रैब नहीं है, बस स्नेल है, प्लांट है और फंगस है। ठीक है, ये बात भी सही है। डी में लिखा है स्पेरेंटिना डेंसिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन स्नेल डेंसिटी टिल इट रीच द जीरो। यानी कि कहा है कि जो स्पेरेंटिना की डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है यदि स्नेल इंक्रीज होता है। तो बात तो सही है, अगर स्नेल की डेंसिटी इंक्रीज हुई है तो वो ऐसे मार्क बनाएगा, फंगस आके एसोसिएट करेगी और प्लांट को डेड कर देगी और प्लांट अपनी डेंसिटी को नहीं बढ़ा पाएगा। अगेन ये पॉइंट भी हमें क्या कहता है कि जो स्नेल है और फंगस है उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। तो डी भी इसी बात को बताता है। अब जो ई वाला एक्सपेरिमेंट है ये हमें क्या कह रहा है कि इन कंट्रोल एक्सपेरिमेंट ऑल 4 स्पीसीज वर प्रेजेंट टिल द एंड। यानी कि अब तक तो क्रैब नहीं था, तो स्नेल फंगस का पूरा डोमिनेंस था, लेकिन जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट में क्रैब को डाल दिया है तो देखने को मिल रहा है कि चारों स्पीसीज यानी कि ये चारों आराम से रह रहे हैं, कोई भी कम नहीं हो रहा है, कोई भी ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन निकलता है कि यहाँ स्नेल है, फंगस है और प्लांट है। जैसे हमने यहाँ क्रैब ऐड कर दिया है तो क्रैब क्या करेगा, स्नेल को खाएगा। क्रैब क्या करेगा, स्नेल को खाएगा। अब अगर स्नेल नहीं होगा तो फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा, फंगस का इन्फेक्शन नहीं होगा तो प्लांट अपने आप को सर्वाइव करवा पाएगा। यानी क्रैब के और प्लांट के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है।
ठीक है, तो अगर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है तो क्रैब स्नेल को खाएगा। अब ऐसा नहीं है कि स्नेल को खाया तो स्नेल की पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी, यानी ये एक तरीके से प्रे और प्रीडेशन का केस है। यानी क्रैब क्या करेगा, स्नेल के नंबर को मेंटेन रखेगा। अब स्नेल अगर मेंटेन रहेंगे तो फंगस भी इन्फेक्शन तो करेगी, लेकिन इतना नहीं करेगी कि प्लांट की जो डाइवर्सिटी है बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी। तो अगर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है इसीलिए वो चारों वहाँ रह पा रहे हैं, क्योंकि क्रैब एक तरीके से स्नेल को कंट्रोल कर रहा है। स्नेल अगर कंट्रोल है तो फंगस भी कंट्रोल है, फंगस अगर कंट्रोल में है तो प्लांट भी कंट्रोल में रहेंगे, यानी पूरा एक्सपेरिमेंट ठीक चलेगा और चारों स्पीसीज आपस में रह पाएंगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि फंगस स्नेल के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है और स्पेरेंटिना और क्रैब के बीच में भी पॉजिटिव रिलेशन है। आंसर विल बी 4th। ठीक है जी, चलिए तो आज हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इकोलॉजी के जून 2023 शिफ्ट 1 के पार्ट सी के। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।